नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने न्यूज चैनल आर्य न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। मुंबई ड्रग्स मामले में महाराष्ट्र सरकार और बीजेपी के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक ने मंगलवार को भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर समीर वानखेड़े और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस पर गंभीर आरोप लगाए। नवाब मलिक ने देवेंद्र फडणवीस के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि उनका अंडरवर्ल्ड से कोई संबंध नहीं। साथ ही अपनी सफाई में एक बार फिर कहा है कि उनके दामाद के घर से कोई गांजा नहीं मिला था, उसका पंचनामा भी है। नवाब मलिक ने कहा, कल देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि नवाब मलिक के दामाद के घर से गांजा बरामद किया गया। देवेंद्र जी, आपका निकटतम वानखेड़े पंचनामा मांग लीजिए। नवाब मलिक के दामाद के घर से कोई भी आपत्तिजनक वस्तु बरामद नहीं की गई, उसका पंचनामा भी है। मलिक ने कहा है कि फडणवीस जो मेरे दामाद पर आरोप लगा रहे हैं वह पूरी तरीके से गलत, कोर्ट के आदेश का उल्लंघन मैंने किया था या आरोप मुझ पर लगा था, इसलिए मैंने अपने पहले पद से इस्तीफा दिया था। मेरे पर कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। फडणवीस के नजदीक है समीर वानखेड़े, दिवाली के बाद बम फोड़ने का इंतजार करने की जरूरत नहीं। फडणवीस सरकार के 1 साल पूरे होने पर मैंने बयान दिया था कि कौन नकली फडणवीस मुंबई में घूम रहा था। तो पंजाब मंत्रिमंडल ने घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बिजली दरों में 3 रुपए प्रति यूनिट की कटौती करने का सोमवार को फैसला किया। राज्य में विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले लिए गए इस फैसले से राजकोष पर प्रतिवर्ष 3,316 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। यह निर्णय तत्काल प्रभाव से लागू होगा और इससे लगभग 69 लाख उपभोक्ताओं को फायदा होगा। राज्य में लगभग 72 लाख घरेलू उपभोक्ता है। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद ये घोषणा की। चन्नी ने मीडिया से कहा था कि हम घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बिजली दरों में 3 रुपए प्रति यूनिट की कमी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह लोगों के लिए दिवाली का एक बड़ा उपहार है। मुख्यमंत्री चन्नी ने कहा कि यह निर्णय तुरंत प्रभाव से लागू होगा और इससे सरकारी खजाने पर हर साल 3,316 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार लोग सस्ती बिजली चाहते थे। उन्होंने दावा किया कि इस फैसले से घरेलू श्रेणी के लिए बिजली दर देश में सबसे सस्ती हो गई। उन्होंने कहा कि 2 रुपए 38 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से सौर ऊर्जा खरीदने के वास्ते निविदा जारी कर दी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि 3 बिजली खरीद समझौतों पर भी पुनर्विचार किया जाएगा और इस संबंध में विधानसभा में एक विधेयक लाया जाएगा। चन्नी ने कहा है कि हमने सस्ती दरों पर बिजली खरीदना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और गरीबी रेखा से नीचे वाले वर्ग को 1 किलोवाट तक की मौजूदा मुफ्त बिजली सुविधा जारी रहेगी। चन्नी की घोषणा से पहले राज्य का बिजली सब्सिडी बिल 10,628 करोड़ रुपए था। आम आदमी पार्टी और श्रोमणी अकाली दल ने पहले ही वादा किया था कि अगर उनकी पार्टियां अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव में सत्ता में आती हैं तो 300 यूनिट और 400 यूनिट मुफ्त बिजली दी जाएगी। कांग्रेस की पंजाब इकाई के नेता नवजोत सिंह सिद्धू भी लोगों को सस्ती दरों पर बिजली उपलब्ध कराने के लिए दबाव बना रहे। तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को कांग्रेस को भरोसेमंद नहीं बताते हुए उन पर हमला कर दिया। उन्होंने कांग्रेस पर वार करते हुए कहा है कि वह पार्टी चीजों से समझौता करती है। अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस ने जनसभाओं की एक झलक साझा की, जहां टीएमसी सुप्रीमो को कांग्रेस को एक गैर भरोसेमंद पार्टी कहते देखा गया था। इस दौरान ममता बनर्जी ने कहा, कांग्रेस पर निर्भर नहीं हो सकते क्योंकि कांग्रेस समझौता करते हैं, हम समझौता नहीं करते। हम मर सकते हैं लेकिन हम बीजेपी को मजबूत नहीं होने देंगे। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि हम कांग्रेस नहीं है, हम समझौता नहीं करेंगे। हम अकेली ऐसी पार्टी है जो बीजेपी से सीधा मुकाबला कर रही है। बड़े शब्दों से परे कांग्रेस ने इस देश के लोगों के लिए बहुत कुछ नहीं किया, उनकी गिनती नहीं की जा सकती। हम भारत के लोगों के लिए लड़ते रहेंगे और हमें कोई नहीं रोक सकता। यह पहली बार नहीं है जब कांग्रेस पर सीधा निशाना ममता ने साधा हो। शनिवार को पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री आपको बताते ममता बनर्जी ने कांग्रेस पर हमला किया था। कहा था कि पार्टी भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने में असमर्थ है। उनका कहना था कि अधिक शक्तिशाली बने क्योंकि सबसे पुरानी पार्टी राजनीति के बारे में गंभीर नहीं। उन्होंने आरोप लगाया कि देश को नुकसान हो रहा है क्योंकि कांग्रेस फैसले नहीं ले रही। तो यूपी के फैजाबाद रेलवे जंक्शन का नाम बदलकर अब अयोध्या कर दिया जाएगा। आपको बताते चले इसको लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है। प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग नितिन
रमेश गोकर्ण ने अधिसूचना जारी कर दी है और ये फैसला पहले ही लिया जा चुका था कि फैजाबाद जंक्शन का नाम बदलकर अयोध्या कैंट किया जाएगा। अब अधिसूचना जारी की गई है। बीते अक्टूबर महीने में मुख्यमंत्री के ऑफिस ने ट्वीट किया था कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी फैजाबाद रेलवे जंक्शन का नाम अयोध्या कैंट करने का निर्णय ले रहे हैं। आपको बताते चले, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने साल 2018 में फैजाबाद जिला और मंडल का नाम बदलकर अयोध्या कर दिया था। इसके अलावा बीजेपी की सरकार ने इलाहाबाद जिले का नाम बदलकर प्रयागराज और मुगलसराय जंक्शन का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन कर दिया था। तो पंजाब के अमृतसर से एक ऐसी खबर सामने आ रही है जहां हत्या की वजह एक आईफोन बन चुका था। अमृतसर जिले के गांव गुजरपुरा में रविवार को हुई थॉमस की हत्या की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया। पुलिस इस कत्ल की वजह को सुनने के बाद हैरान है, क्योंकि कत्ल की वजह एक आईफोन था जो मृतक बेचने गया था। खरीदने वाले आरोपी का आईफोन देखकर मन बदल गया। पैसे देने के बजाय उसने थॉमस का कत्ल कर शव को खेतों में फेंक दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। अमृतसर की तहसील अजनाला में हुए थॉमस के कत्ल की गुत्थी को पुलिस ने सुलझाते हुए एक युवक सनी को गिरफ्तार किया। जांच में सामने आया है कि कत्ल की वजह मृतक थॉमस का महंगा आईफोन था जो यह बेचने के लिए घर से निकला था। आरोपी सनी के पास गया था। सनी ने आईफोन का सौदा कर लिया था। पैसे देने के समय उसकी नीयत बदल गई। उसने थॉमस का कत्ल कर उसके शव को खेतों में फेंक दिया। डीएसपी जसवीर सिंह के मुताबिक सनी को गिरफ्तार कर उसके पास से आईफोन बरामद कर लिया गया था। इस मामले में गहन जांच की जा रही है। अगर इस कत्ल में कोई और दोषी पाया गया तो उसे भी गिरफ्तार किया जाएगा। तो उत्तर प्रदेश के अमरोहा में एक किशोरी की संदिग्ध हालातों में मौत हो चुकी है। उसका शव नीम के पेड़ से लटका मिला है। परिजनों ने हत्या कर शव को पेड़ से लटकाने का आरोप लगाया। मृतका के पिता ने आरोप लगाया है कि कुछ दिन पहले उनकी बेटी के साथ गांव के ही एक युवक ने दुष्कर्म किया था। उन्होंने दुष्कर्म के आरोपी और पुलिसकर्मी पर मिलीभगत का आरोप लगाया था। ये मामला अमरोहा के आदमपुर थाना क्षेत्र के एक गांव का है। मृतक के पिता ने बताया है कि 25 सितंबर को गांव के ही सुभाष ने घर में घुसकर उनकी बेटी के साथ दुष्कर्म किया और वहां से भाग गया। इसके बाद जब उन्होंने थाने पहुंचकर पुलिस को इसकी सूचना दी तो एक पुलिसकर्मी ने उनकी बेटी को धमकाया और बलात्कार की तहरीर को छेड़खानी में तब्दील कर छेड़खानी का केस दर्ज कर लिया। पिता ने बताया है कि बाद में मजिस्ट्रेट के सामने उनकी बेटी ने अपना बयान दर्ज किया। मृतका के पिता का आरोप है कि पुलिसकर्मी आरोपी के घर आता जाता रहता था और 25 सितंबर की घटना के बाद से 31 अक्टूबर तक पुलिस ने कोई भी कार्रवाई नहीं की। उसके बाद जान से मारने की धमकी दी थी उन्हें। पिता ने बताया था कि एक दिन जब बेटी घर पर नहीं मिली तो उसे तलाशने के लिए हम खेत पर पहुंचे। वहां उन्होंने अपनी बेटी का शव अपने ही खेत के नीम के पेड़ पर लटका पाया। पिता ने सुभाष और उसके भाई मोनू पर अपनी बेटी की हत्या करने का आरोप लगाया और केस दर्ज कराया। इस मामले में अब सियासत भी शुरू हो चुकी है। यूपी के पूर्व सीएम और सपा प्रमुख समाजवादी पार्टी ने घटना को दुखद और शर्मनाक बताया। उन्होंने ये भी कहा है कि भ्रष्ट पुलिसकर्मियों को निलंबित कर बीजेपी सरकार बच नहीं सकती। उन्होंने कहा कि यूपी में सरकार ही फरार है। महाराष्ट्र का रुख करते महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को सोमवार की देर रात करीब 1 बजे ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले कि ईडी के अधिकारियों की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक अनिल देशमुख को जबरन वसूली और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों में गिरफ्तार किया गया था। ईडी के ज्वाइंट डायरेक्टर सत्यव्रत कुमार खुद अनिल देशमुख से पूछताछ करने के लिए दिल्ली पहुंचे थे। इससे पहले ईडी की ओर से तलब कर पूछताछ के लिए बुलाया गया था। ईडी की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक अनिल देशमुख पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे थे। आज अनिल देशमुख को कोर्ट में पेश किया जाएगा। अनिल देशमुख के वकील इंद्रपाल सिंह ने कहा, 4.5 करोड़ रुपए से जुड़े इस केस की जांच में हम सहयोग कर रहे हैं। आज जिस वक्त कोर्ट में उन्हें पेश किया जाएगा तो हम उनका रिमांड का विरोध करेंगे। ईडी ने साफ साफ कहा है कि महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री ने जांच में सहयोग नहीं किया था, इसलिए उन्हें गिरफ्तार किया गया। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख अपने वकील के साथ सुबह करीब 11 बजे के आसपास 40 मिनट पर दक्षिण मुंबई के बलाड स्टेट इलाके में उससे जांच एजेंसी के कार्यालय पहुंचे थे। ईडी के अधिकारियों के मुताबिक वो लगातार उनसे पूछताछ कर रहे थे। मामले से संबंधित जानकारी जुटाने की कोशिशें भी की जा रही थी। गिरफ्तारी को लेकर अधिकारियों की ओर से जानकारी दी गई है कि केंद्रीय जांच एजेंसी महाराष्ट्र पुलिस प्रतिष्ठा में
100 करोड़ रुपए की कथित रिश्वत एवं वसूली मामले में की जा रही आपराधिक जांच के संबंध में धन शोधन रोकथाम कानून के तहत राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के 71 वर्षीय नेता के बयान दर्ज किए गए। बताते चले कि वसूली के आरोपों के कारण देशमुख को अप्रैल में इस्तीफा देना पड़ा था। गौरतलब है कि ईडी के संयुक्त निदेशक सत्यव्रत कुमार कुछ अन्य अधिकारियों के साथ रात करीब 9 बजे के आसपास एजेंसी के कार्यालय पहुंचे। इससे पहले ईडी की ओर से अनिल देशमुख को 5 बार समन जारी किया गया था, लेकिन वह पेश नहीं हुए थे। बाद में वह बॉम्बे हाई कोर्ट की ओर से पिछले हफ्ते इन समनों को रद्द करने से इनकार के बाद वह एजेंसी। चलिए इसी रिपोर्ट से फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आर न्यूज।